अस्सलाम वालेकुम जी। पहले हमने पढ़ा पायरीमिडीन सिंथेसिस का। उसका आपको पता है कि तीन पायरीमिडीन्स हैं, साइटोसिन है, यूरासिल और थायामीन। साइटोसिन इज़ द मेन कंपोनेंट, मेन पायरीमिडीन, और वो कन्वर्ट हो सकता है बाकियों में। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो पैरामिडीन्स की, वो हमेशा बेस प्रोडक्शन होती है पैरामिडीन की, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए होता है एस्पार्टेट। मैं क्विकली इसको गो थ्रू कर दूं, रिवाइज करवा दूं, फिर हमने बात करनी है प्योरीन सिंथेसिस की। तो अभी अगर आपको याद होगा, अगर आपने पहले वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरामिडीन सिंथेसिस में आपको चाहिए एस्पार्टेट। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, ये पैरामिडीन बेस प्रोडक्शन पे क्या होगा, होता यह है कि आपको एस्पार्टेट चाहिए, ठीक है। जब एस्पार्टेट आपके पास होगा तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ना है, वरना ये प्रोसेस जो है ये उधर ही रुक जाएगा। अब इसमें इसका जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले ये होना है कि आपको ग्लूटामीन चाहिए, और इसके साथ CO2 ने आके मिलना है, और इससे बन जाना है कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट में आगे क्या करना है कि इसे इसके साथ मिलेगा एस्पार्टेट, और इसने आगे बना देना है, इधर से एस्पार्टेट आएगा, और इसने बना देना है अरोटिक एसिड। जब अरोटिक एसिड बन जाएगा तो ये पहला प्रोडक्ट है जो आगे कन्वर्ट होके फिर साइटोसिन बनाएगा। अरोटिक एसिड जो है ना, दैट इज अ मेन प्रोडक्ट, ठीक है, अरोटिक एसिड। अब इससे बनना है, अरोटिक एसिड के साथ इसने कन्वर्ट होना है आगे UMP में। इसको कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है PRPP, ठीक है, PRPP। इधर से PRPP ने इसके साथ मिलना है, और इन्होंने बना देना UMP। अरोटिक एसिड से अरोटिक एसिड में आके मिलेगा PRPP, और इसने बना देना UMP। UMP ने आगे फिर सारा जो भी सिलसिला है वो शुरू करना है। उसमें जो सबसे पहले UMP ने कन्वर्ट होना है UDP में, ठीक है। वो UDP जो है ना, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, इसने कन्वर्ट हो जाना दो चीज़ों में। यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जो पहला प्रोडक्ट आगे बनेगा इनमें पिरिमिडीन में से, इसने UDP ने कन्वर्ट होना है आगे CTP में। इधर CTP बन गया, और दूसरी तरफ बन गया डीऑक्सी UDP। अब जो डीऑक्सी UDP है वो आगे फिर डीऑक्सी UMP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आपने ये ज़हन में रखना है, इसको थोड़ा सा देखें कि अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं कि UMP से बना UDP, और UDP से डीऑक्सीजनेटेड UDP बन गया, और फिर डीऑक्सीजनेटेड UDP ने फिर बन जाना है डीऑक्सी UMP। डीऑक्सी UMP ये बन गया, ठीक है। तो ये आपने जेन में रखना है। जो साइटोसिन है वो हमने उसके बारे में पढ़ा। साइटोसिन से पहला प्रोडक्ट बन जाएगा CTP से पहला बन जाएगा प्रोडक्ट साइटोसिन,
लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो बनेंगी डीऑक्सी यूएमपी से। डीऑक्सी यूएमपी ने कन्वर्ट हो जाना है आगे इसमें डीऑक्सी टेट्रा मिथाइल फॉस्फेट में, डीटीएमपी में। डीटीएमपी बनने के लिए इसको चाहिए होता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इसने जब डीयूएमपी को कन्वर्ट कर देना है डीटीएमपी में, और खुद इसने बन जाना है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट ने डीएचएफ। और डीएचएफ ने आगे फिर टीएचएफ बनाना है, और टीएचएफ ने आगे फिर ये बना देना। ये साइकिल चलता रहेगा, ये वाला साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो है उसकी सिंथेसिस पिरिमिडीन्स की, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब अगली बात करें हम प्यूरिन्स की सिंथेसिस। प्यूरिन आपको पता है कि प्यूरिन्स दो तरह के होते हैं। प्यूरिन सिंथेसिस आपको पता है कि दो प्यूरिन्स हैं, एक है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन। जो एडिनिन है और गुआनिन, इनकी प्रोडक्शन के लिए एक चीज ध्यान में रखें कि हमेशा ये न्यू नहीं बनते, हमेशा नए नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, ये बॉडी में रिसाइकल हो रहे होते हैं, जो बच जाते हैं वो वापस सेल्स में यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी कमी हो तो फिर नए भी बनते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस हैं इसमें इन्वॉल्व होते। एक तो है कि न्यू न्यू प्रोडक्शन, ठीक है, और इसके साथ दूसरा जो है प्रोसेस वो होता है साल्वेज का। साल्वेज का मतलब है रिसाइकलिंग वाला जो। ठीक है, सो प्यूरिन साल्वेज पाथवे। तो यहां से जिस्म में आते हैं, यहां से सेल्स में आते हैं प्यूरिन साल्वेज पाथवे से। अब होगा क्या कि जो प्रोडक्शन है ना एडिनिन की और गुआनिन की, इसके लिए एस्पार्टेट भी चाहिए, ग्लाइसिन भी चाहिए, ग्लूटामीन और टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, लेकिन जो साल्वेज से जो बच के आए होते हैं, जो रिसाइकल हो रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनेंगे न्यू प्रोडक्शन से या प्यूरिन साल्वेज पाथवे से, उन्होंने कन्वर्ट करना है राइबोज 5 फॉस्फेट को, राइबोज 5P को या 5 फॉस्फेट को PRPP में कन्वर्ट कर देना, PRPP में। ठीक है, अब PRPP हमने पहले भी जिक्र किया था। PRPP यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि PRPP ओरोटिक एसिड के साथ मिलके पिरिमिडीन की सिंथेसिस में PRPP ओरोटिक एसिड के साथ मिलके ये बना रहा है UMP। ओरोटिक एसिड और PRPP दोनों मिलके ये कर रहे हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ UMP। ठीक है, तो ये जो प्यूरिन की सिंथेसिस है उसमें राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है PRPP में, और PRPP जो है ना वो डायरेक्टली फिर कन्वर्ट हो जाता है IMP में।
PRPP ने कन्वर्ट होना IMP, ठीक है, और IMP ने आगे कन्वर्ट होना है GMP में और AMP में। अच्छा, GMP और AMP में आगे जो कन्वर्जन है वो कन्वर्ट होने के बाद ये होगा कि उसने GMP ने बना देना गुआनिन और AMP ने बना देना एडिनिन। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो बन जाते हैं, जो प्यूरिन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि न्यू प्रोडक्शन कैसे होगी। न्यू प्रोडक्शन में सिंपल से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट, PRPP, और उससे IMP बनेगा, फिर GMP बनेगा, फिर AMP बनेगा, एडिनिन और गुआनिन। हमने पहले जब बात की थी इसकी फॉर्मेशन की, पिरिमिडीन की, तब हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम यूज़ करके ये प्रोसेस को, सेल साइकिल के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। वो हमने इधर भी कंसिडर करना कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप यूज़ करके बाकी जो प्रोसेस है सेल साइकिल का वो आप रोक सकते हो। एक तो जो है PRPP की कन्वर्जन को आप रोक सकते हो 6 मर्कैप्टोप्यूरिन 6 MP। अगर इस पेशेंट को आप 6 मर्कैप्टोप्यूरिन दें या मीथोट्रेक्सेट दें या ऐसे एज़ाथायोप्रिन दें, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जब ये इनहिबिट होगी तो इसका मतलब है कि सेल साइकिल का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। और अगर इन दवाइयों ने काम नहीं किया पेशेंट में, से फॉर एग्जांपल के पेशेंट को कैंसर होने वाला था और ये आपने दवाइयाँ दी, इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो फिर आप मज़ीद कुछ मेडिसिन हैं जिनमें माइकोफिनोलेट और रिबावायरिन है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इस स्टेप को रोक देना है, फॉर्मेशन ऑफ GMP और AMP को, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को, जैसे कैंसर है, अगर आप उससे रिबावायरिन दें और माइकोफिनोलेट दें, कौन सी मेडिसिन है ये, रिबावायरिन या माइकोफिनोलेट दें, तो उनमें ये कैंसर, उनमें भी ये रुक जाएगा, वो इस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा और दोबारा जो है कि इसकी सेल ग्रोथ या सेल प्रोडक्शन जो है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये एडिनिन और गुआनिन की प्रोडक्शन जो है वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात जो है ना वो हमने बात करनी है। हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया था प्यूरिन साल्वेज पाथवे, तो अगर उसकी बात करें तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, देखें इसमें भी एक बैलेंस अचीव होना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये सेल साल्वेज पाथवे की डेफिशिएंसी होगी, तो जो रिसाइकल होने वाले गुआनिन है या एडिनिन वो रिसाइकल नहीं होंगे, वो एक्सक्रीट होते रहेंगे, वो यूरिन में या स्टूल्स में लोगों के, पेशेंट में वो निकलते रहेंगे। तो उसमें पेशेंट में फिर इवेंचुअली डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि उसमें प्यूरिन्स का लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। एडिनिन और गुआनिन दोनों का लॉस ज़्यादा होता है और कई बार ये होता है कि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये किसी ना किसी वजह से, या तो उसमें डेफिशिएंसी है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको रिसाइकिल करवाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। या फिर वो पूरे प्रोसेस में ही
जो है ना वो कोई डिफेक्ट हो सकता है। उनकी एग्जांपल्स हैं प्योरिन साल्वेज जो डेफिशिएंसीज हैं, ये अहम कंडीशंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्योरिन साल्वेज डेफिशिएंसीज। तो जिन पेशेंट्स में डेफिशिएंसी साल्वेज इसकी प्योरिन साल्वेज की डेफिशिएंसी हो, उनमें बीमारियां हो सकती हैं। मतलब कि वो प्योरिन उनके रिसाइकल नहीं हो रहा है और उनको बहुत ज़्यादा बॉडी को बनाने पड़ रहे हैं प्योरिन्स। ठीक है, उनमें से नंबर एक तो कंडीशन है जो काफ़ी फेमस है, एडिनोसिन डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी। ये एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है एडीपी को अपना एटीपी में। ये एटीपी को जो है ना अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड एटीपी को। तो नंबर एक तो कंडीशन है एडिनोसिन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी, इसे एडीए भी कहते हैं, एडीए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, वो है लिश लेश नाइहन सिंड्रोम, LESCHNYHAN सिंड्रोम। ठीक है, एक ये कंडीशन है। अब इन दोनों में जो प्यूरिन्स पे मसला होता है, ठीक है, और प्यूरिन्स की जो डेफिशिएंसी होती है, उनको पेशेंट जो जो बॉडी है, सेल्स हैं, उनको ज़्यादा बनाना पड़ता है। क्योंकि क्या इसमें मैकेनिज्म कौन सा डिफेक्टिव होता है, सेल साल्वेज का, इसका प्यूरिन साल्वेज का। प्यूरिन उतने बचते नहीं हैं जितने जिस्म को चाहिए, जितने बचने चाहिए। तो पेशेंट जो है वो प्यूरिन्स को, गुआनिन को, इनको यूरिन में एक्सक्रीट करेगा और उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी हम इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें होता ये है कि जब इसकी डेफिशिएंसी होगी एडीए की, एडीए की अगर डेफिशिएंसी हो तो उनमें डीऑक्सीजनेटेड एटीपी होंगे। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड एटीपी, जब डीऑक्सीजनेटेड एटीपी होंगे तो जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनकी रिडक्टेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सी एटीपी होंगे। एडीए ने क्या करना है, एडीए ने करना है कि जब ये एडीए की कमी होगी तो उनमें डीऑक्सीजनेटेड एटीपीज बढ़ जाएंगे पेशेंट में। जब वो होंगे, वो जो डीऑक्सीजनेटेड एटीपीज हैं वो क्या करते हैं कि इसको कंट्रोल करते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की एक्टिविटी को। ठीक है, अब जब राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की एक्टिविटी कम होगी तो उससे डीएनए की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब डीएनए की प्रोडक्शन कम होगी तो लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब ये इसको सिंपल ज़हन में रखें कि पेशेंट में अगर एडीए की डेफिशिएंसी हुई, उसने क्या करना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड एटीपीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड एटीपीज बढ़ने से जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की एक्टिविटी है, इसको उसने कम कर देना है। राइबो न्यूक्लियोटाइड टाइड रिडक्टेज
एक्टिविटी ये कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो पेशेंट के अंदर जो है डीएनए प्रीकर्सर, जो जो नए डीएनए है वो कम बनेंगे, रिड्यूस्ड डीएनए प्रीकर्सर्स। जब ये रिड्यूस होंगे तो उससे सिंपली ये होना है कि पेशेंट में लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी। अब लिम्फोसाइट्स जो है ना, इसके बारे में आप ये ज़हन में रखें कि लिम्फोसाइट ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी पैदा करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी पेशेंट में पैदा करते हैं या किसी भी इंसान में, किसी भी तरह के जो जेंडर के पेशेंट में। जब इसकी कमी होगी तो इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगी, ठीक है। यही वो सेल है, लिम्फोसाइट ही है, जो कि फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसका मेजर रोल जो है वो इन्फेक्शंस में होता है, कैंसर्स वगैरह में नहीं होता, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन होगी, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो आपको मिलेगी SCID, ठीक है। तो ये है सवियर जो है ना डेफिशिएंसी इनमें होगी, SCID में सवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। SCID से बनता क्या है? सवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये बनता है। अब इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन जिसकी हमने बात की थी वो थी लेशनायहान सिंड्रोम की। अब इसको भी हम अलग देख लेते हैं। जो लेशनायहान सिंड्रोम है उसमें क्या होगा कि डिफेक्टिव प्यूरिन साल्वेज है, ठीक है। वो उस तरह वो काम नहीं करता जो जो एक्चुअल बिल्ट इन प्रोसेस है, ठीक है। जब वो डिफेक्टिव होगा तो उसकी वजह ये होती है कि एक एंजाइम है जो है जिसका नाम है HGPRT, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में जो है ना रिड्यूस्ड GMP होगा, जो हमने स्टेप इधर पढ़ा था ये ऊपर, इसकी कमी हो जाएगी, रिड्यूस्ड GMP की। जब रिड्यूस्ड GMP होगा तो ग्वानिन ही नहीं बनेंगे इतने, ठीक है। और ग्वानिन नहीं बनेंगे, ग्वानिन बचेंगे नहीं, और जो है ना पेशेंट में डेफिशिएंसी होगी लेशनायहान सिंड्रोम में। उसमें HGPRT की डेफिशिएंसी होती है, जिससे ये होता है कि ना उनमें GMP भी नहीं बनते और उनमें IMP भी नहीं बनते। ये जो सारा प्रोसेस है, IMP की कमी होगी और GMP की भी कमी होगी, ठीक है जी। और इसको इस कमी को पूरा करने के लिए जो है ना प्रोडक्शन ऑफ प्योरिन्स वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जिससे, क्योंकि रिसाइकल तो हो नहीं रहे, जिससे ये होगा कि जो बड़े हुए हैं, जो एक्स्ट्रा गुआनिन है और एडिनिन, वो सारे यूरिन में एक्सक्रीट होंगे, ठीक है। और जब यूरिन में एक्सक्रीट होंगे तो सारे तो वो किडनीज उनको क्लियर नहीं कर पाएगा, उसमें से फिर कुछ जो है वो नीज में चले जाएंगे, कुछ गुर्दों में, कुछ यूरिन में निकल जाएंगे। अगर वो यूरिन में निकलेंगे तो पेशेंट को जो है ना कलर उसका यूरिन का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि रेड कलर का या ऑरेंज कलर का यूरिन होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना पेशेंट्स को जॉइंट्स में पेन होगी, नी में, इधर उधर, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी और सिम्टम्स लाइक पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। या खुद को सेल्फ हार्म करने की उनमें जो है ना पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। उनके मसल्स बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं।
और इसकी मेन जो रीज़न होती है वो सिंपली आपको मैंने बता दी है कि HGPRT की डेफिशिएंसी होगी, जिसने करना ये है कि HGPRT ने पेशेंट में डेफिशिएंसी कर देनी है GMP की और IMP की। जब GMP और IMP की डेफिशिएंसी होगी और ये इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही होगी इसकी गुआनिन की और एडेनिन की, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होगी बॉडी में, और उसने जब निकलना है तो यूरिन में निकलेगा तो उसका कलर जो है वो रेड या ऑरेंज कर देगा, या फिर वो कुछ जॉइंट्स में बैठ जाएगा, तो पेशेंट को अलामत होंगी गाउट, ठीक है, या रेड कलर का यूरिन होगा, रेड या ऑरेंज। अगर वो ब्रेन में जाएगी तो वो उससे पेशेंट को वो अग्रेसिव कर देगी। ठीक है, इसी तरह जो है अगर वो मसल्स में जाएगी तो मसल्स को टेंस कर देगी, सो मसल बिकम्स टेंस। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, इसको आपने जहन में रखना है कि दो जो कंडीशंस हैं जिनमें ये इसकी डेफिशिएंसी होती है, वो उनमें ये मामला हो सकते हैं। जो लेश नायहान सिंड्रोम है, इसमें डेफिशिएंसी होती है HGPRT की, और एक्चुअली जो प्योरीन साल्वेज सिस्टम है उसकी उसका डिफेक्ट होता है, प्योरीन साल्वेज सिस्टम का पूरे का डिफेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना एक्सेसिव गुआनिन और एडेनिन प्रोडक्शन होगी। एक्सेसिव जो गुआनिन और एडेनिन है वो मिलके क्रिस्टल बनाएंगे, ठीक है, जॉइंट्स में बैठ जाएंगे तो गाउट हो जाएगा। अगर वो यूरिन में निकलेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर ब्रेन में जाएंगे तो पेशेंट को गुस्सा आएगा, अग्रेसिव होंगे, और अगर वो मसल्स में जाएं तो मसल जो है वो टेंस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब आपको मैंने ये बेसिक चीज़ें पढ़ा दी हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए मेरी सजेशन ये है कि आप लाजमी फ़र्स्ट एड USMLE स्टेप 1 की जो बुक है उसको आप पढ़ें, ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। थैंक यू।